हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू कोटला क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम 12th इकोनॉमिक्स की जो क्लास चल रही है उसी क्लास में आज एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे। उस टॉपिक का नाम है लॉ ऑफ सप्लाई यानी पूर्ति का नियम। कि पूर्ति का नियम क्या होता है, इकोनॉमिक्स में पूर्ति के नियम को क्या क्या होता है, क्या कैसे चलता है पूर्ति का नियम, और पूर्ति क्या होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। सप्लाई क्या है। तो चलिए फिर आज की क्लास को शुरू करते हैं। देखिए मैंने ऊपर बना दिया आपने वक्र पूरा, और पूर्ति का नियम मैंने ऊपर हेडिंग में लिखा है। लेकिन उससे पहले अपन पढ़ेंगे कि पूर्ति क्या होती है, सप्लाई क्या है। देखिए सप्लाई किसकी, यहाँ पे गुड्स की, वस्तुओं की सप्लाई, माल की सप्लाई, जो आप अपन खरीदते हैं और बेचते हैं, जो भी गुड्स, कपड़ा, सामान ये वो खरीदते बेचते हैं उसकी सप्लाई। और सप्लाई कौन करता है, सप्लाई करता है आपके विक्रेता यानी सप्लायर, माल बेचने वाले। आपकी फुटकर व्यापारी हो सकते हैं, किराना व्यापारी हो सकते हैं, छोटे व्यापारी हो सकते हैं, बड़े व्यापारी हो सकते हैं, कंपनियाँ हो सकती है। देखिए आप सभी जानते हैं कि सबसे पहले कंपनी प्रोडक्ट को बनाती है, कंपनी फिर थोक व्यापारी यानी बड़े व्यापारी को माल सप्लाई करती है, और थोक व्यापारी फुटकर व्यापारी रिटेलर को सप्लाई करता है, और रिटेलर से जो प्रोडक्ट है आपके सीधा कस्टमर तक पहुँचता है। तो इसे सप्लाई बोलते हैं। सप्लाई का मतलब यही होता है। तो पूर्ति कौन करता है, सप्लायर करता है, विक्रेता करता है। इसीलिए अपने को सप्लायर की तरफ से सोचना है, विक्रेता की तरफ से सोचना है। और डिमांड कौन करता है, कस्टमर करता है, तो कस्टमर की तरफ से सोचते हैं। तो पूर्ति का मतलब ये होता है गुड्स की सप्लाई करना। ठीक है, अब चलते हैं अपन पूर्ति के नियम में। पूर्ति का जो नियम होता है वही कीमत से चलता है। देखिए समझिए, अगर वस्तु की कीमत कम है, अगर वस्तु की कीमत कम है तो उस वस्तु की पूर्ति भी क्या होगी, कम होगी, कम होगी। कीमत कम तो पूर्ति भी कम, कीमत ज़्यादा तो पूर्ति भी ज़्यादा। ऐसा क्यों? क्योंकि आप विक्रेता की तरफ से सोचेंगे। जैसे मान लीजिए आप सप्लायर हैं, विक्रेता हैं, आप अपने प्रोडक्ट को कब ज़्यादा बेचेंगे, जब आपको अच्छी रेट मिलेगी। जब आपको अच्छी रेट मिल रही हो, ठीक रेट मिल रही हो, तो आप धमाधम जितना प्रोडक्ट चाहेंगे उतना सेल कर देंगे। लेकिन आपको रेट कम मिल रही है तो आप प्रोडक्ट को कम बेचेंगे, या आप लॉस में जा रहे हैं तो प्रोडक्ट बिल्कुल भी नहीं सेल करेंगे। तो सीधी सी बात है कि आप सप्लायर की तरफ से सोचेंगे तो सप्लायर की तरफ से सोचिए कि कम कीमत होगी तो आप कम माल की पूर्ति करेंगे, या बिल्कुल भी नहीं करेंगे। और अगर आपको कीमत अच्छी मिलेगी, कीमत ज़्यादा मिलेगी, तो आप ज़्यादा माल की पूर्ति करेंगे। तो यही है पूर्ति का नियम कि अन्य बातें समान रहने पर, यानी पूर्ति की भी कुछ मान्यताएं हैं, वो मान्यताएं मानने के बाद ही पूर्ति का नियम लागू होगा। तो वो इन्हीं को कहते हैं अन्य बातें। तो अन्य बातें समान रहने पर यदि किसी वस्तु की कीमत कम है तो उसकी पूर्ति भी कम होती है, यदि किसी वस्तु की कीमत ज़्यादा है तो उसकी पूर्ति भी ज़्यादा होती है। इसे कहते हैं पूर्ति का नियम। ये पूर्ति का नियम पूरा वक्र में समझने के बाद में मान्यताओं लिखाऊंगा, जिस मान्यताओं को भी आपको याद करना है, क्योंकि पूर्ति के नियम के साथ साथ मान्यताएं भी लिखनी है। तभी क्वेश्चन का आंसर अपना कंप्लीट होगा और तभी अपने को पूरे नंबर मिलेंगे। तो देखिए वक्र में समझते हैं कि पूर्ति का नियम क्या है। मान लीजिए किसी वस्तु की कीमत पी तक है, यानी यहाँ से यहाँ तक है, पी तक ही है, तो उसकी जो सप्लाई है, पूर्ति है, वो क्यू तक है। यानी कीमत कम तो पूर्ति भी कम, और कीमत बढ़कर पी से P1 हुई तो पूर्ति भी क्यू से बढ़कर Q1 हो गई। यानी कीमत बढ़ी तो पूर्ति भी बढ़ गई। तो सीधा सा नियम है, कीमत कम तो पूर्ति कम, कीमत ज़्यादा तो पूर्ति ज़्यादा। इसे कहते हैं पूर्ति का नियम। और ये अपन ने दोनों बिंदुओं को मिला दिया, ए बी, इसको नाम दे दिया, ए बी आपके पूर्ति वक्र हो गया। तो पूर्ति वक्र सीधा बता रहा है कि कीमत बढ़ी तो देखिए पूर्ति भी ऊपर आगे बढ़ गई। इसे कहते हैं पूर्ति का नियम। तो चलिए फिर इसके बाद अपन पढ़ते हैं पूर्ति के नियम की मान्यताएं। तो देखिए बच्चों, मैंने ये आपके पूर्ति के नियम की मान्यताएं लिख दी। टोटल 5 मान्यताएं हैं जिनको आपको मानकर चलना पड़ेगा। इनको आपको मानकर चलेंगे, इनको आप स्थिर रख के चलेंगे तभी पूर्ति का नियम लागू होगा, बाकी पूर्ति का नियम लागू नहीं होता है। मैंने डिमांड में भी आपको ये बताया था, लॉ ऑफ डिमांड में भी आपको समझाया था। तो मान्यताएं आपको मानकर चलनी पड़ती है। तो समझते हैं एक एक मान्यता को आराम से। और याद रखना कि पूर्ति का नियम जब आप लिखें, लॉ ऑफ सप्लाई जब आप लिखें, तो उसके नीचे उसकी मान्यताएं जरूर लिखें, तभी पूर्ति का नियम पूरा माना जाएगा। तो उपभोक्ता की आय में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, पहली मान्यता ये। तो उपभोक्ता की आय नहीं बदलनी चाहिए। आप ये भी जानते हैं अगर उपभोक्ता की आय कम ज़्यादा हो जाए तो फिर आपकी पूर्ति भी कम ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि उपभोक्ता की आय बढ़ी तो वो ज़्यादा वस्तु खरीदेगा तो पूर्ति भी ज़्यादा, और कम हुई तो कम वस्तु खरीदेगा तो पूर्ति भी कम होगी। तो उपभोक्ता की आय को क्या मानना, आपको स्थिर मानना है। यही मान्यता आपके लॉ ऑफ डिमांड में भी थी, आप सभी जानते हैं। अगर लॉ ऑफ डिमांड आपने नहीं पढ़ा तो लिंक आपको इसका, वीडियो का, पूरी प्लेलिस्ट का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके आप पहले उन वीडियोज़ को देख लीजिए। क्योंकि 12th इकोनॉमिक्स पे इससे पहले मैंने काफ़ी वीडियोज़ बनाए हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं कि पहला आप सभी समझ गए कि आय में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, नॉर्मल बात है। दूसरा है उत्पादन की तकनीक में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। देखिए उत्पादन जो अपन करते हैं, प्रोडक्शन जो अपन करते हैं, तो अपन टेक्नोलॉजी से के माध्यम से ही प्रोडक्शन करते हैं, मतलब मशीनों के माध्यम से ही करते हैं। तो जो टेक्नोलॉजी वाली मशीनें हैं वो नहीं बदलनी चाहिए। अगर नई टेक्नोलॉजी की मशीनें आ गई आपके पास और, तो अच्छी क्वालिटी की वस्तु अब आपके बनेगी, तो हो सकता है कि पूर्ति कम या ज़्यादा हो जाए, पूर्ति का नियम वहाँ लागू नहीं हो, कम कीमत में भी आप ज़्यादा बेच दें, ज़्यादा कीमत में भी आप कम बेचें, ऐसा हो सकता है। इसलिए टेक्नोलॉजी नहीं बदलनी चाहिए। तो टेक्नोलॉजी को भी क्या आपको क्या करना है, स्थिर मानकर चलना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं।
तीसरा पॉइंट कहता है कच्चे माल की लागत में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। कच्चा माल क्या है? रॉ मटेरियल, यानी रॉ मटेरियल से ही अपन क्या करते हैं, पक्का माल यानी वस्तु बनाते हैं, फिनिश गुड में कन्वर्ट करते हैं। कैसे? जैसे मान लीजिए आपको बिस्किट बनाना है, तो बिस्किट बनाने के लिए आप क्या करेंगे, आपका कच्चा माल क्या है बिस्किट बनाने के लिए? बिस्किट बनाने के लिए जिससे भी आप बिस्किट बनाएंगे वो वस्तु आपके लिए कच्चा माल है। जैसे मैदा, शक्कर, तो ये आपके लिए क्या है? कच्चा माल है। तो आपके मैदा शक्कर अगर मान लो सस्ता आ रहा है तो आपके बनने वाला प्रोडक्ट भी सस्ता ही बनेगा। मैदा शक्कर यानी कच्चा माल महंगा आ रहा है तो आपके बनने वाला प्रोडक्ट भी महंगा बनेगा। तो कच्चे माल की लागत में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अगर कच्चे माल की लागत, रॉ मटेरियल की कॉस्ट अगर बदलती है तो जो आपके मेन प्रोडक्ट है जो आप बना रहे हैं रॉ मटेरियल से फिनिश्ड गुड, उसकी भी जो कॉस्ट है वो बदल जाएगी और फिर उसकी पूर्ति भी कम अधिक हो सकती है। तो इसीलिए आपको उसको भी क्या मानना है? स्थिर मानना है। तो मान्यताओं का मतलब ये होता है इनको मानकर चलना है और स्थिर मानकर चलना है। कोई परिवर्तन किसी में भी नहीं होना चाहिए। सब लिख रखा नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, किसी में भी कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। ठीक है। चौथा पॉइंट क्या है? फर्म के उद्देश्य में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। फर्म का उद्देश्य नहीं बदलना चाहिए। उद्देश्य क्या होता है? जैसे फर्म का उद्देश्य आपके ज़्यादा लाभ कमाना हो सकता है, फर्म के उद्देश्य आपके कम लाभ कमाना हो सकता है। जैसे फर्म क्या है? फर्म आपकी बिजनेस, उस बिजनेस को साझेदारी व्यवसाय को फर्म कहा जाता है। तो जो आपके फर्म है, जो आपके बिजनेस है, उसका उद्देश्य नहीं बदलना चाहिए। जैसे मान लो आपकी फर्म का पहले उद्देश्य ज़्यादा लाभ कमाना तो आपको ज़्यादा रेट मिलेगी तो ही आप ज़्यादा प्रोडक्ट सेल करेंगे, तो ही आप ज़्यादा पूर्ति करेंगे। लेकिन आपने उद्देश्य बदल दिया, वाह ठीक है यार कम लाभ कमाएंगे तो भी चलेगा, उद्देश्य बदल दिया तो अब आप कम कीमत पे भी ज़्यादा पूर्ति कर देंगे, तो पूर्ति का नियम लागू हुआ क्या? नहीं हुआ, क्योंकि आपने कम कीमत पे भी ज़्यादा पूर्ति कर दी। तो उद्देश्य नहीं बदलना चाहिए। उद्देश्य आपका जो पहले था वही अभी रहे तभी पूर्ति का नियम लागू होगा। तो फर्म का उद्देश्य भी नहीं बदलना चाहिए, उद्देश्य वो का वही रहना चाहिए, किसी में भी कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। ठीक है। पाँचवा पॉइंट, सरकारी नीति में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ है, सरकारी की जो नीतियाँ हैं वो की वही रहनी चाहिए। मान लो सरकार टैक्स कम ज़्यादा कर दे, हो सकता है ऐसा, बिल्कुल हो सकता है। गवर्नमेंट जो आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं उस पर टैक्स कम कर दिया तो आपके पैसा बचने लग गया, आप ज़्यादा पूर्ति करने लग गए। टैक्स बढ़ा दिया तो आपके पैसा कम बच रहा है तो आपकी पूर्ति कम हो गई, प्रोडक्ट की रेट बढ़ गई टैक्स बढ़ने से तो आपकी पूर्ति कम हो गई। तो सरकारी नीति में बदलने से भी, यानी टैक्स की रेटें कम ज़्यादा होने से भी आपकी पूर्ति कम ज़्यादा हो सकती है। इसलिए आपको सरकारी नीति में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो मान्यताओं का मतलब ये होता है कि इनको सबको स्थिर मान के चलना है, मतलब इनमें कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। इनमें कोई परिवर्तन नहीं हो तभी पूर्ति का नियम लागू होगा, बाकी पूर्ति का नियम लागू नहीं होगा। इन्हें मान्यताएं कहते हैं। तो आप इनको एक बार और पढ़ लीजिए, थोड़ा वीडियो पीछे करके वापस रिवाइज कर लीजिए और इन मान्यताओं को देख लीजिए, पूर्ति का नियम वापस पढ़ लीजिए। कोई दिक्कत हो तो फिर कमेंट्स में लिखिए, अगले वीडियो में वो जो भी दिक्कत होगी वो सोल्व कर दूंगा मैं आपकी। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।